हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 13th लेक्चर। ये मेरा 13वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस मैथमेटिक्स। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज डिटर्मिनेंट। एपी, जीपी, एचपी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाए हैं और पिछले 5 लेक्चर्स में मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था। मैट्रिक्स बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है पिछले 5 लेक्चर्स में। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर दैट इज डिटर्मिनेंट। और मैं कोशिश करूंगी कि ये जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट, इसको भी हम 4 से 5 लेक्चर में ओवर करें। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? तो डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले एक चीज और है कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे जो पिछले 5 लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने मैट्रिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाई है, प्लीज उन लेक्चर्स को भी जरूर रेफर करिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है डिटर्मिनेंट पढ़ने से पहले। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए देयर एग्जिस्ट अ नंबर। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए देयर एग्जिस्ट अ नंबर, और ये नंबर रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। उसी को कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स। वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? उसका डिटर्मिनेंट उसी से रिलेटेड, उस स्क्वायर मैट्रिक्स से एक एसोसिएटेड एक नंबर होता है। वो रियल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। हम कहते हैं ये क्या है? डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, अभी आगे चल के मैं कुछ फीचर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। तो वहां पे एक पॉइंट ये भी है जो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ कि जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसका डिटर्मिनेंट नहीं होता है। डिटर्मिनेंट हमेशा किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट क्या है? ए आई जे, और जिसका ऑर्डर एन है, तो इससे एसोसिएटेड एक नंबर होगा। वो नंबर रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हो सकता है। तो उसी नंबर को क्या कहते हैं हम? डिटर्मिनेंट। उसको हम क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। ठीक है, और डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को। ठीक है, या फिर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके बीच में जो मैट्रिक्स है उसको लिखते हैं, तो इस तरीके से भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर ये जो डीईटी, फिर ऐसे करके कर्ली ब्रैकेट में ए, तो ऐसे भी हम डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन इसके बीच में ए लिख करके इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से भी हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, और हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते थे? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते थे ना। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये अगर कोई मैट्रिक्स ए है, तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ऐसे स्ट्रेट लाइन के बीच में ए बी सी डी, और ऐसे करके इसको हम, इसको मॉड मत कहिएगा, वो मॉड अलग होता है। वो जो मॉड आपने पढ़ा होगा वो मॉड अलग होता है। दिस इज नॉट मॉड, ये मॉड नहीं है। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी, दो ऐसे स्ट्रेट लाइन के बीच में, तो दिस इज डिटर्मिनेंट, राइट। चलिए, तो अब मुझे लगता है आपको डिटर्मिनेंट समझ में आ गया है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड एक नंबर होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, और इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट का, इसकी यूजफुलनेस क्या है, या ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ठीक है, और इसका नाम क्यों ऐसा है डिटर्मिनेंट? ठीक है, तो ये जरा समझते हैं। बट इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी डिटर्मिनेंट जब हम 4 से 5 लेक्चर में पढ़ेंगे, तो एक वीडियो मेरा इस पे भी होगा, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये जो डिटर्मिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसकी यूजफुलनेस क्या है। वैसे तो वो मैं वहां पे बहुत डिटेल में बताऊंगी, उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। बट अभी आपको थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ डिटर्मिनेंट का, कि जो कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेंट का, ये आया कहाँ से। ठीक है, तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ये नाम क्या है? डिटर्मिनेंट। यानी इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ डिटरमाइन करना। ठीक है, कुछ डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा है ये जो डिटर्मिनेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली कुछ डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये क्या डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहा है, ये अब मैं बताती हूँ।
ठीक है। तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये देखिए लीनियर इक्वेशन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। दिस इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और हम जब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हम अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। a1 a2 b1 b2 स्क्वायर मैट्रिक्स में, और इधर क्या लिखेंगे x y इक्वल्स टू c1 c2, ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे हमने क्यों लिख दिया है, क्योंकि देखिए हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा ना, ये यही वाला इक्वेशन आएगा, a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई इक्वल्स टू c1, यही इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को अगर मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब जब आपने लीनियर इक्वेशन, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, जब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तब आपने एक चीज पढ़ा होगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वहां पे 3 केसेस आपने पढ़े होंगे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे 3 केसेस पढ़ा होगा आपने। एक होता है, पहला केस होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है केस यूनिक सॉल्यूशन का, दूसरा होता है केस मेनी सॉल्यूशन का, ठीक है। और एक केस होता है नो सॉल्यूशन का। याद आ रहा है, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 3 केसेस बनते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मिनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये कब कब बनते हैं ये मैं आपको जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल जान लीजिए यहाँ पे हम यूनिक सॉल्यूशन वाला जो केस है उसकी बात करते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन कब बनता है, यूनिक सॉल्यूशन तब होता है व्हेन दिस यूनिक सॉल्यूशन, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन यूनिक कब होगा, जब a1, यहाँ पे सीधे आ जाते हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तभी होता है यूनिक सोल्यूशन। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन जब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। व्हेन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, ठीक है। अब जरा इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, a1 को b2 से मल्टीप्लाई कर दूं और a2 को b1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो a1 b2 is not equals to a2 b1, ये बनेगा। अब मैं जरा इसको इस तरफ ले आऊं तो बनेगा a1 b2 माइनस a2 b1 is not equals to 0, ये बनेगा। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है। तो यानी इफ दिस इक्वेशन होल्ड ट्रू, यानी अगर ये जो इक्वेशन है ये अगर होता है, यानी ये अगर ट्रू होता है, इसका मतलब क्या है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, ठीक है। ये बात समझ में आई। लीनियर इक्वेशन जो है इसमें अगर ये कंडीशन आती है, इसका मतलब क्या है, ये वाली जो कंडीशन है ये अगर आती है तो इसका मतलब क्या है, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका क्या है, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। और अभी जब मैं डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सिखाऊंगी, तब आप देखेंगे ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है यहाँ पे ये जो आया है और ये जो नंबर है यही बताता है क्या, यूनिकनेस ऑफ, यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये क्या बता रहा है, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं है, ये इससे पता चलेगा। और यही क्या है, यही है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो यही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस इक्वेशन से जो रिलेटेड मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, या वो जो मैट्रिक्स है उससे जो इक्वेशन है, वो उसका जो इक्वेशन है, उसका सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं है, वो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू देख करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, ठीक है। ये जो वैल्यू निकल के आई है, ठीक है, अभी जब मैं एक्सपेंशन आपको बताऊंगी तब आप देखेंगे ये जो वैल्यू निकल के आई है ना, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। एंड दिस, ये जो वैल्यू है इसी को देख के तो फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है कि नहीं है, वो इसी वैल्यू को देख के पता चलता है। तो इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में आया। ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो वैल्यू आती है उसको देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है कि नहीं है।
ठीक है, कौन सा केस बनता है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मिनी सॉल्यूशन है, कौन सा केस है, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस, ठीक है। और यहां से ये कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये डिटरमाइन करने में, पता करने में, निश्चित करने में हेल्प करता है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन यूनिक है कि नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मुझे इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाना है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो वहां पे एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक। अब ये जो डिटर्मिनेंट होता है, ये मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स हमने जब पढ़ा था हमने देखा था मैट्रिक्स के अलग अलग ऑर्डर हो सकते हैं। ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स होती है, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स होती है, ऑर्डर 3 की होती है, और 3 से ऊपर 4 की भी होती है, ऊपर और ऑर्डर की भी मैट्रिक्स हो सकती है। बट फिलहाल अभी हम 1 2 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की बात करेंगे। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है ए, ठीक है, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 1 है, ठीक है, और उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, सिंपली ए। उसके डिटर्मिनेंट के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, इस मैट्रिक्स में एलिमेंट ही क्या है, एक है, ठीक है। ये 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, एक रो एक कॉलम, यानी एक ही एलिमेंट है। तो उस केस में जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा दैट इज इक्वल्स टू ए, वो वही ए होगा। ए क्या है, एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक। बट अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस टाइप की मैट्रिक्स होगी, इसके एलिमेंट क्या होंगे, A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, यानी ये मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। और अगर आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो हम सबसे पहले तो मैंने बताया था ना डिटर्मिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डीईटी या कर्ली ब्रैकेट में ए, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन के बीच में ए ऐसे लिख सकते हैं, या डेल्टा से भी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, यानी दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, ठीक है। यानी A1 sorry A11 multiplied by A22, A11 multiplied by A22 minus A21 multiplied by A12, A21 multiplied by A12, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, राइट। चलिए ए दो हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए इवेल्युएट करिए दिस डिटर्मिनेंट को, ये डिटर्मिनेंट है, इसको इवेल्युएट करना है, वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, 2 क्रॉस 2 की सिंपल सी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 आ गया, माइनस, ठीक है, 2 इंटू 2 4, फिर माइनस 4 इंटू माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ गया 4, ठीक है, 4 इंटू 1 4, और इसको सम किया 8, तो सिंपली इसकी वैल्यू आ गई 8। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ये डिटर्मिनेंट है, इसकी निकालनी है वैल्यू, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, तो x इंटू एक्स माइनस माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद इसे एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला है ना, ये है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ना ये, तो वही किया है, ये देखिए, तो वही लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और फिर ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे तो कितना बच गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सिंपली आप इवेलुएट कर लेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, यानी अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, उसका अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैसे निकालेंगे, बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म ऑफ 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है, यानी ये जो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये जो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के फॉर्म, 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एक्सपेंशन। ये जो डिटर्मिनेंट 3 क्रॉस 3 का है, इसको हमें वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे, और इसको एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको हम एक्सप्रेस करेंगे,
ठीक है। और इसको एक्सपेंड करने का जो तरीका है ना, देयर आर 6 वेज, 6 तरीके हैं जिन तरीके से हम इनको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है 3x3 का, इसको जब हमें एक्सपेंशन करना है तो हमें पास 6 तरीके हैं। ठीक है, 6 तरीके कैसे हो गए? हम चाहे रो R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या रो R2 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या रो R3 के अलोंग कर सकते हैं। ठीक है, या कॉलम C1 के अलोंग कर सकते हैं, या कॉलम C2 के अलोंग कर सकते हैं, या कॉलम C3 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एक्सपेंड करेंगे ये अभी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो यानी ये जो डिटर्मिनेंट है 3x3 का, इसको एक्सपेंड करने का जो तरीका है वो हमारे पास हम 6 तरीके से इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले है, अगर मुझे रो R1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, ये जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट ए हमें दिया गया है, इसको अगर मुझे रो R1 के अलोंग कैसे एक्सपेंड करते हैं ये मैं समझाती हूँ, बाकी आप खुद समझ जाएंगे, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बताती हूँ कि रो R1 के अलोंग अगर मुझे एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने रो R1, ठीक है, इसके एलिमेंट क्या होंगे? A11, A12, A13 इसके एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे? पहला, ये जो पहला रो का जो पहला एलिमेंट है A11, ये जो A11 है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 का पावर I प्लस जे। ठीक है, और यहाँ I प्लस जे क्या है? I और J पोजीशन है, पहले एलिमेंट की पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है? 1 1, यानी ये 1 1 लिया। ठीक है, और फिर इस रो, ये जो, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, पहला एलिमेंट लिया, और फिर ये जो पहला एलिमेंट है इस रो और इस कॉलम को छोड़ के, ये जिस रो और जिस कॉलम है उसको छोड़ के जो एलिमेंट बचते हैं वो आ गई आपकी 2x2 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट बचते हैं? A22, A23, A32, A33, ये बचे। ठीक है, तो दिस इज स्टेप 1। दूसरा स्टेप इसमें क्या करेंगे? दूसरा एलिमेंट लीजिए, आप रो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो रो R1 का आप दूसरा एलिमेंट लीजिए। तो आपने लिया A12, दूसरा एलिमेंट है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 का पावर I प्लस जे, जहां I और J क्या है? पोजिशन है, 1 और 2 है इसकी पोजिशन, तो 1 + 2। ठीक है, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये देखिए आपने सेकेंड एलिमेंट लिया है ना, तो इस रो को और इस कॉलम को, ये जो सेकेंड एलिमेंट जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको छोड़ करके जो एलिमेंट है, यानी ये और ये जो एलिमेंट है, ठीक है, ये आपके कन्वर्ट हो गए 2x2 की मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में। तो A221, A23, A31 और A33। ठीक है, ये आपने लिखे, तो ये आ गया आपका दूसरा टर्म कह लीजिए। फिर स्टेप 3, अब हम तीसरा एलिमेंट लेंगे। तीसरा एलिमेंट क्या है? A13, तो A13 इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 का पावर I प्लस जे। ठीक है, जिसमें I और J क्या है? I और J है 1 और 3, ये लिए। अब A13 ये है, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचे वो ये हुए। ठीक है, तो इसकी बन गई 2x2 का डिटर्मिनेंट, ये बन गया। तो ये हो गया तीसरा टर्म। ठीक है, तो समझ में आया आपको? अगर रो R1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो R1 रो के जो 3 एलिमेंट हैं, पहला एलिमेंट लेंगे, ठीक है, उसको -1 का पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई करेंगे, और वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है उनकी 2x2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट लेंगे, A12 आपने लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, और फिर ऐसे ही सेम प्रोसेस करेंगे, ऐसे ही फिर तीसरा एलिमेंट लेंगे। ठीक है, रो R1 का। ठीक, यहां तक कर लिया आपने। अब इसके बाद जो डिटर्मिनेंट A है उसकी वैल्यू क्या होगी? पहला टर्म, ये जो पिछले स्लाइड में आपने ये जो पहला, दूसरा और तीसरा जो टर्म निकाला है, इसी को अब आप सम कर दीजिए। पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए -1 का पावर 1 + 1 2, तो ये क्या हो गया? माइनस का पावर अगर 2 है, इवन नंबर है, तो +1 हो जाएगा, तो ये आ गया +1। फिर A11, ठीक है, फिर इसको ये जो 2x2 की जो डिटर्मिनेंट है इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो अभी बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो A22 इंटू A33, A22 A33 मल्टीप्लाई किया, -A32 A23, ये आया माइनस, फिर उसके बाद माइनस। अब ये टर्म क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगा -1 का क्यूब, तो वो क्या होता है? -1, तो ये आया -1। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे माइनस हो गया है, वरना ये प्लस था। ठीक है, -1, फिर A12 लिखा, और फिर से अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आएगा? A21 A33, ये देखिए A21 A33 -A31 A23। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे -1 का पावर 4,
तो क्या होगा, +1 होगा, तो यहाँ पे +1 A13 लिखा, फिर इसको अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और उसका टर्म यहाँ पे आएगा, ठीक है, और उसके बाद आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ही इसको इससे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपका एक्सपेंड हो गया, और इसकी फिर वैल्यू निकालिएगा, वही आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से किया जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मई 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, मई 2022 तक, ठीक है। इवन इसमें मैंने बिजनेस मैथ्स भी अभी ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी मैंने इसे शुरू किया है, 13 लेक्चर ही अपलोड हुए हैं। अभी जब मैं ये सब्जेक्ट फिनिश कर लूंगी तो उसको भी अपने लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट में ऐड कर लूंगी, ठीक है। और इन सब की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे, तो जरूर एक बार उसको जरूर रेफर करिएगा, ठीक है, और उसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि मेरे चैनल को और सपोर्ट मिल पाए आपकी तरफ से, ठीक है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंड रो के, अभी तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रो के अलोंग अगर एक्सपेंशन करते हैं तो कैसे करेंगे। अब जरा शॉर्ट में देख लेते हैं, सेकेंड रो के अलोंग अगर एक्सपेंशन करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो या फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम, कोई भी, ठीक है। बट अगर हम सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंशन करते हैं तो कैसे करेंगे, जल्दी थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। तो सेकेंड रो के अलोंग मुझे करना है, तो सेकेंड रो का सबसे पहला एलिमेंट लिया। अच्छा, सेकेंड रो के एलिमेंट क्या होंगे, A21, सेकेंड रो है तो A21 22 23 ये एलिमेंट होंगे। तो सबसे पहले लिया A21, ठीक है, -1 का पावर I प्लस जे, आई और जे क्या है 2+1, ठीक। और अब इस सेकेंड रो का हमने पहला एलिमेंट लिया ना, तो यानी इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचे, यानी क्या बचा, A12 A13 A32 A33, ठीक है। तो इसका 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बन गया, ठीक है। फिर अगला दूसरा एलिमेंट लेते हैं, दूसरा क्या है A22, तो हमने लिया A22 -1 का पावर I प्लस जे, आई और जे क्या है, आई और जे क्या है 2+2, ये आ गया। और अब ये जो सेकंड एलिमेंट हमने लिया है, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ के जो एलिमेंट बचे, यानी A11 A13 A31 A33, तो ये चार एलिमेंट आ गए, और ये कितना 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बन गया। अब तीसरा एलिमेंट लेते हैं, तीसरा एलिमेंट क्या है A23, तीसरा एलिमेंट क्या है A23, ठीक है। तो A23, अब इसमें -1 का पावर 2+3, और इस अब ये A23 लिया ना, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचे आप बोलेंगे A11 12 31 32, A11 12 31 32 ये लिया, और ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बना। अब मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको फर्दर। इन डिटर्मिनेंट को कैसे आप एक्सपेंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे, बहुत ईजी है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। जब आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो दो चीजें ध्यान रखनी है, इससे आपका क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। वो क्या चीजें हैं कि जब भी हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हम कोशिश करेंगे वो रो या उस कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड करें जिस कॉलम या रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हों, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जिस रो में जीरो होंगे वो टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएंगे, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा ना। तो एक ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें जहां जिसके मैक्सिमम टर्म क्या हो, जीरो हो, ठीक। एक ये चीज ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज ये है कि देखिए मैंने बताया कि -1 का पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई करना होता है जिस भी टर्म के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे 1 इसके अलोंग कर रहे हैं, या तो आप इसे मल्टीप्लाई करिए, या एक दूसरा तरीका है जो मैं भी बहुत यूज करती हूँ, और आपको ये तरीका हर बुक में ही मिल जाएगा, कि अगर I प्लस जे ये जो है अगर ये इवन नंबर है, ठीक है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। लेकिन I प्लस जे अगर ऑड नंबर है, I प्लस जे जो पोजीशन है वो अगर ऑड नंबर है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से। सिंपल ये लॉजिक, ठीक है, मैं यही यूज करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। आई प्लस जे का क्या मतलब है, अगर सपोज करिए पोजीशन है A11, ठीक है, पोजीशन है A11, यानी I प्लस जे इनका सम करो आएगा 2, तो 2 इवन नंबर है तो आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर I
2 3 है, ठीक है, 2 3 है, तो ये क्या सम आया 5, ये ऑड नंबर है यानी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको इवेल्युएट करना है इस डिटर्मिनेंट को, ये डिटर्मिनेंट आपको दिया है, इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो करना शुरू करें, बट इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, अभी आपको एक टिप बताई कि हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो कॉलम C3 है, दिस कॉलम C3 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, इसमें ये पहले से 0 है, तो हम इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें तो वो आसानी पड़ेगा, तो वही लिखा हुआ है कॉलम C3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो पहला टर्म क्या आएगा 4, ठीक है। अब देखिए ये एलिमेंट है क्या, एक मिनट जरा मैं इनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन लिख लेती हूँ। पहले रो का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये पोजीशन है। C3 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन ये हो गई, ठीक है। अब जरा ये इवन है तो मैं इसको 1 से करूंगी, ये ऑड है ये -1 से करूंगी, ये इवन है ये +1 से करूंगी, ये वाला तरीका यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ के कौन से एलिमेंट आए ये, तो इसका 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बना दिया, ठीक। फिर इंटू -1, -1 इंटू 0, -1 इंटू 0 ये किया, और फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट है 1 2 और 4 1, ये हमने इसका डिटर्मिनेंट बना दिया, ठीक है। और ऐसे ही तीसरा एलिमेंट लीजिए 0 इंटू, फिर अब इस रो और इस, बहुत ज्यादा गोज दिया, रुक जाइए एक मिनट स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तीसरा एलिमेंट लिया, अब इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट है ये, इनका एक 2 क्रॉस 2 का हमने डिटर्मिनेंट बना दिया, ठीक, यहाँ तक कर लिया, ये हमने एक्सपेंड कर दिया। बट इसमें ये टर्म पूरा 0 है, ये टर्म पूरा 0 है, क्यों, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो ये पूरा आपका काम कम हो गया, सब 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब आपको कैलकुलेट केवल ये करना है, इतना कैलकुलेट करना है, तो ये आ गया 4, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये आया -1 -4 इंटू 3 -12, ये आ गया, तो 4, ये आ गया 4 इंटू -13, तो 4 इंटू -13 आ गया -52, ठीक। तो इस तरीके से हमने डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर लिया, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये जो डिटर्मिनेंट दिया है इसको आपको इवेलुएट करना है। अगेन हम क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे वो रो या कॉलम जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हो। तो आप देखेंगे तीनों ही रो या तीनों ही कॉलम में 0 है, तो हम किसी के भी अलोंग कर सकते हैं, तो हमने चूज किया हम फर्स्ट रो के अलोंग कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या है इसका, इसका एलिमेंट है पहला 0, तो हमने 0 लिया, और इस रो और इस कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बचे उसका एक डिटर्मिनेंट बनाया 2 क्रॉस 2 का, तो हमने ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनाया, ठीक है। आप इस तरीके से लिख के शो करिएगा, वैसे हमें पता है कि ये पूरा टर्म जो है 0 हो जाना है, ठीक है, लेकिन आप एक बार इसे लिखिएगा जरूर, ठीक है। ये आपने किया, फिर उसके बाद अगला क्या है, अच्छा देखिए इसकी पोजीशन क्या है, ये है A11, ये है A12, ये है A13, ठीक है। अब ये कौन सा हुआ, A12, यानी ये क्या हुआ ऑड, ऑड में हम क्या करते हैं -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 इंटू साइन अल्फा, ठीक है, -1 इंटू साइन अल्फा, ठीक है। फिर इस रो, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, हमने सेकेंड एलिमेंट लिया है साइन अल्फा, ठीक है, और हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, क्यों, क्योंकि i प्लस जे क्या है, i प्लस जे यहाँ पे ऑड है, ऑड क्यों है, क्योंकि ये एलिमेंट क्या है A12, ठीक है। तो साइन अल्फा और इस रो और इस कॉलम को हम हटाएंगे, और उसके बाद 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये बात समझ में आई, माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है, साइन बीटा और 0, इसका हमने डिटर्मिनेंट बनाया। ऐसे ही अब हम तीसरा टर्म लेते हैं, तीसरा टर्म क्या है माइनस कॉज अल्फा, ठीक, माइनस कॉज अल्फा ये लिया, और फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ करके ये जो 4 एलिमेंट है इनका अब हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे 2 क्रॉस 2 का, तो ये बनाया, ठीक है। अच्छा इसमें साइन का ध्यान रखिएगा, ये बात तो समझ रहे हैं ना क्यों हमने साइन ऐसा लिया, सिंपली या तो -1 का पावर i प्लस जे से मल्टीप्लाई करिए, या फिर क्या है +1 -1 +1, ऐसे इससे मल्टीप्लाई करिए सिंपली, ठीक है, दोनों में से जो लॉजिक सही लगे वो करिए। तो अब इसको चलिए कैलकुलेट करते हैं, ये टर्म पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर ये क्या हुआ माइनस साइन अल्फा ये हो गया, और अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो दिस इंटू दिस 0, ठीक है, और ये क्या होगा साइन बीटा कॉज अल्फा, साइन बीटा कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा ये आया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0,
और फिर इसके बाद इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये 0 तो पहले ही कट गया, साइन अल्फा इंटू 0 ये भी कट गया, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, ये आ गया पहला टर्म। और दूसरा टर्म यहां से निकल के आएगा माइनस ऑफ कॉस अल्फा साइन बीटा, ये ठीक है। और बाकी ये तो 0 कट जाएगा, कॉस अल्फा इंटू 0 0 हो जाएगा। और अब आप देखेंगे ये और ये टर्म तो बराबर है, तो यानी ये दोनों कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप इवेलुएट करेंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और कराती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट एंड दिस डिटर्मिनेंट आर इक्वल, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करते हैं। ये 2 क्रॉस 2 का सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, तो हम जानते हैं इसको कैसे इवेलुएट करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 3 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने किया एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर किया 3, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 8, ये आ गया। ये तो बहुत आसान है, 3 से 3 कट गया, माइनस साइन दोनों तरफ है उसको हटा दीजिए, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी एक्स इक्वल टू क्या है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। और एक चीज खास इसमें और है कि इसमें साइन इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों साइन लीजिएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 दोनों साइन आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे ये, जब मैं अगले लेक्चर, अगले नहीं नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बताऊंगी, ये डिटर्मिनेंट की मदद से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वहां पर ये लॉजिक आपको मैं बताऊंगी कि क्यों हम दोनों साइन कंसीडर करेंगे, क्यों हम किसी साइन को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये जान लीजिए कि यहाँ पर हम दोनों साइन प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 दोनों साइन कंसीडर करेंगे, इसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए आई होप जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में अब मैं आपको बताऊंगी 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और वो जो प्रॉपर्टीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जो हम डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करेंगे उसमें वो प्रॉपर्टीज काफी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। उन प्रॉपर्टी को यूज करके हम डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और प्लीज अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।